नमस्कार छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलिंग्विस्टिक एंड न्यूरोलिंग्विस्टिक। ये दोनों टॉपिक मैं आपको साथ में ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग दोनों को एकदम एक ही समझते हैं, दोनों को, साइकोलिंग्विस्टिक और न्यूरोलिंग्विस्टिक। और आप में से भी कईयों ने मुझसे सवाल पूछा था और कई एकदम ही डिफरेंट मानते हैं इन दोनों को, जो कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना ये दोनों कोई एक ही फील्ड है और ना ये दोनों कहीं बहुत ही डिफरेंट फील्ड है। दोनों कुछ दोनों में समानता भी है और कुछ दोनों में अंतर भी है। अब मान लीजिए ये कोई डायग्राम हमने बनाया न्यूरोलिंग्विस्टिक का और ये साइकोलिंग्विस्टिक का, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये एरिया, ये दोनों में समान है। अर्थात कि दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ समानताएं हैं, दोनों मिलकर भी कुछ कार्य करते हैं। यानी ये एरिया मान लो साइकोलिंग्विस्टिक का हो गया, ये न्यूरोलिंग्विस्टिक हो गया। तो ये दोनों मिलकर भी एक साथ कार्य करते हैं। तो ये कहना कि दोनों में से दोनों एकदम अलग हैं, ये भी गलत होगा। और दोनों एक ही फील्ड है, ये भी गलत होगा। इसलिए हम दोनों को साथ में ही करेंगे। तो पहले हम देखते हैं साइको लिंग्विस्टिक। अब साइकोलिंग्विस्टिक दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दोनों को मैंने अलग कर दिया। तो लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक आप लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी पेपर हैं आपके 2-3 लिंग्विस्टिक के। तो लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है कि समझ लीजिए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? वही लैंग्वेज इंजीनियरिंग जो हम करवा रहे हैं। भाषा किस तरीके से काम करती है, क्या रूल होते हैं, ग्रामर होते हैं, भाषा पर आधारित सारी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडीज़ जो किसी भाषा पर होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे उसे टैग किया जा सकता है, ये सारे कैसे अलग अलग सेगमेंट्स में बांटा जा सकता है। तो जितनी भी स्टडी हम लैंग्वेज पर करते हैं साइंटिफिक, उसे हम कहते हैं कि वह लिंग्विस्टिक है, वह कहलाएगी लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए हो, पढ़ चुके हैं। और उसी तरीके से साइकोलॉजी शब्द भी आपने हज़ारों बार सुना पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझाएं तो ह्यूमन माइंड की साइंटिफिक स्टडी। माइंड ध्यान में रखिएगा, फिलहाल अभी माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन ब्रेन नहीं बोल रहा हूँ मैं। ह्यूमन माइंड की साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहा जाता है। और माइंड और ब्रेन में थोड़ा सा
डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये एआई में मैं बता चुका हूँ, पर फिर हल्का सा अपन रिकॉल करते हैं कि ब्रेन एक फिजिकल टेंजिबल आइटम है, जो सब में, एक जानवर में भी ब्रेन होता है। एक छोटा मेंढक होगा तो बकरी है उसमें भी ब्रेन है, आपके छोटे मोटे जानवरों में भी, सब में ब्रेन होता है। पर क्या उनमें माइंड होता है? तो हम कहते हैं माइंड नहीं होता। तो इनमें वही डिफरेंस है, बी आर ब्रेन वर्सेस माइंड। ह्यूमन में माइंड है। क्यों माइंड है? क्योंकि ह्यूमन के पास थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, सोचने की शक्ति है, जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, थिंकर्स कहते हैं। आपने सुना होगा थिंकर्स। तो हम जानवरों को थिंकर्स नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति नहीं होती है। वह उस तरीके से बौद्धिक सोच डेवलप नहीं कर सकते, इसलिए उनके ब्रेन ही कहलाता है, और ह्यूमन ब्रेन को हम माइंड के साथ जोड़ते हैं। तो ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, किन किन सिचुएशंस में, किन किन इमोशंस में, किन किन जगहों पर, किन किन बैकग्राउंड्स पर उसकी सोच कैसी होती है, इस पे अगर हम स्टडी कराएं तो वह कहलाती है साइकोलॉजी। इसमें हम और भी डिटेल में जा सकते हैं साइकोलॉजी में, पर क्योंकि साइकोलॉजी हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसमें उतने अंदर तक नहीं जाएंगे। पर ह्यूमन माइंड जितना भी कार्य करता है, जैसे करता है, जिन कारणों से करता है, जिन सिचुएशंस पर करता है, अलग अलग कार्य, अलग अलग माइंड की जो उसकी पोजीशंस होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनकी सारी स्टडी, इवन ईगो, ईड, सुपर ईगो, ये सब आप साइकोलॉजी में गूगल करके देखें, पढ़ें अगर इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे ईगो, सुपर ईगो, ईड, इनके इर्द गिर्द घूमता है, कैसे अलग अलग इमोशंस में अलग अलग तरह के काम करता है। तो पूरी साइकोलॉजिकल स्टडी होती है कि किसी की बुद्धि, आईक्यू, मंद बुद्धि, ज़्यादा, ये हर तरह की स्टडी साइकोलॉजी में होती है। साइकोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर भी जिक्र नहीं करेंगे, उसका यहाँ पर वर्णन नहीं करेंगे। तो जब साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक दोनों मिल जाती हैं तो वह कहलाती है साइकोलिंग्विस्टिक। अर्थात आप लिख लीजिए कि ह्यूमन माइंड लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी जिस तरीके से करता है उसे साइकोलिंग्विस्टिक के अंतर्गत लाते हैं। साइकोलॉजी में ह्यूमन माइंड के सारे कार्यों को हमने डाल दिया साइकोलॉजी में, पर साइकोलिंग्विस्टिक में केवल लैंग्वेज आधारित जितने भी मेंटल प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन का, केवल उसकी स्टडी करवाना। उदाहरण के लिए, एक मानव माइंड कैसे किसी भाषा को समझता है, यानी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। दूसरा, वह किसी भाषा को कैसे लर्न करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की और लैंग्वेज की लर्निंग। ये उदाहरण के लिए मैंने 2 ही बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिन पर काम कराते हैं साइको लिंग्विस्टिक के अंतर्गत। तो यह होती है साइको लिंग्विस्टिक, ठीक है। इसमें और भी काम होते हैं साइको लिंग्विस्टिक में, जैसे कि स्पीच का परसेप्शन। अब कोई आपसे हार्श स्पीच बोल रहा है
तो आपके माइंड को पता चल जाता है कि ये हार्श हमसे बोल रहा है, यानी गुस्से में बोल रहा है, या प्रेम से बोल रहा है, या इमोशनल होके बोल रहा है, या हेटफुल होके बोल रहा है, सरकाज़म में बोल रहा है, आयरनी में बोल रहा है। हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। तो यह सारे कार्यों की स्टडी करवाना, कैसे मेमोरी में कैसे जाएगा, दूसरे लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करेगा, क्या सोशल फैक्टर्स भी उस पर इफ़ेक्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर उस पर इफ़ेक्ट करेंगे। तो यह सारी की सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वह आती है हमारी साइको लिंग्विस्टिक में। तो साइको लिंग्विस्टिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक्स देखिए, लिंग्विस्टिक इसमें भी कॉमन है, यानी भाषा इसमें भी कॉमन है। और न्यूरो का यहाँ मतलब हुआ ह्यूमन ब्रेन का जो न्यूरॉन है, यानी यहाँ पर न्यूरो का मतलब हुआ न्यूरॉन ब्रेन का। जो फिजिकल एंटिटी हो गई। तो पहले वाले में हमने साइको लिंग्विस्टिक में क्या देखा था कि साइको लिंग्विस्टिक किस पर कार्य कर रही है, माइंड पर। साइको लिंग्विस्टिक माइंड पर काम कर रही है, जबकि न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रेन के न्यूरॉन की स्टडी करवा रही है। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि साइको लिंग्विस्टिक क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें उसकी स्टोरेज, उसकी कॉम्प्रहेंशन, उसका प्रोडक्शन कैसे एक ह्यूमन माइंड करता है उस पर आधारित है। और न्यूरो लिंग्विस्टिक क्या है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरल नेटवर्क, जो ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं, ब्रेन का जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रोकेमिकल यूजेस है ह्यूमन ब्रेन का, जो इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगे मानव मस्तिष्क में बनती हैं, उन इलेक्ट्रोकेमिकल तरंगों पर सारा काम करवाना, ह्यूमन ब्रेन में लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है इसका काम कराना, लैंग्वेज ह्यूमन ब्रेन के किस भाग में स्टोर हो रही है इसका काम कराना, कहाँ जा रही है, कितनी देर रह रही है, डिलीट हो रही है कि नहीं, मतलब ब्रेन पर और न्यूरॉन पर आधारित सारी स्टडी न्यूरो लिंग्विस्टिक में कराई जाती है। और जबकि साइको लिंग्विस्टिक में बिहेवियर की जो एस्पेक्ट है, माइंड का जो एस्पेक्ट है ह्यूमन का लैंग्वेज के प्रति, उस पर कार्य कराया जाता है। दोनों ही एरियाज बहुत ही नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग एरियाज हैं। इनमें आप जैसा कि अभी तक में समझ जाओगे कि बायोलॉजिकल, केमिकल चीज़ें भी जुड़ेंगी, उन लोगों की भी मदद करनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस ह्यूमन ब्रेन में आती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों हमें समझ में आएंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक और साइको लिंग्विस्टिक। तो इन दोनों में आपने देख लिया कि समानताएं भी हैं, लैंग्वेज पर दोनों काम कर रही हैं, और ह्यूमन माइंड वर्सेस ब्रेन का पूरा काम है यहाँ पर, जो कि जैसे कि और इसको एलोबरेट करें तो जैसे स्पीकिंग और टेलिंग, जो हमने पिछले साल भी किया था, कि इन दोनों में जो अंतर है कि मैं कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इन दोनों में एक माइनी थिन पतली सी रेखा है दोनों के बीच में,
जिससे हम दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेज का फॉर्मुलाइजेशन अगर ब्रेन में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्योंकि ब्रेन में तो हो ही रहा है किसी न किसी तरीके से, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के द्वारा की जाती है। तो इसी तरीके से, और ये दोनों छोटे छोटे लेवल पर ही हमें शुरू करने हैं। अगर इनका ओरिजिन देखा जाए तो न्यूरो लिंग्विस्टिक साइको लिंग्विस्टिक से पुराना कहा जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की स्टडी न्यूरोलॉजिस्ट और ये सब काफ़ी समय से कर रहे हैं। साइको लिंग्विस्टिक एक नया सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है, न्यूरो लिंग्विस्टिक पहले से ही था, पर इस पर बहुत सारी फाइंडिंग्स नहीं निकल पाई हैं, बहुत सारा काम अभी नहीं हो पाया है, दोनों एकदम नई फील्ड हैं, तो दोनों को हमें अभी फ़िलहाल छोटे पार्ट में ही पढ़कर देखना है। जैसे कि एक और उदाहरण दूं आपको, न्यूरो लिंग्विस्टिक है, साइको लिंग्विस्टिक में आप रिसर्च कर सकते हैं कि अलग अलग सोशल आधार पर, इमोशनल आधार पर, जो साइकोलॉजी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके आधार पर आदमी कैसे लैंग्वेज को सीखता है, कैसे लैंग्वेज को बोलता है। तो इस तरीके से साइको लिंग्विस्टिक को बोलना, लिखना, लर्निंग सबसे जोड़कर हम कर सकते हैं कार्य। और न्यूरो लिंग्विस्टिक में जैसे कि काम हुए थे कई, बीच में फिर बाद में वो गड़बड़ हो गए, उस तरीके से कई उनको होगा। लोगों ने ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट में ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड किया था कि कुछ चीज़ें यहाँ स्टोर होती हैं, कुछ ग्रीन मेम्ब्रेन में, मतलब ब्रेन के ही कई पार्टीशंस किए थे। फिर कई साइंटिस्ट ने उसको भी खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये पार्टीशन जो लॉजिकली ब्रेन के बनाए हैं वो उतने सक्सेसफुल रिसर्च नहीं माना उसको, तो बहुत लोगों ने उसे खारिज भी किया। तो इस तरीके की रिसर्चेस चल रही हैं दोनों में, और हमें भी रिसर्च आगे इन्हीं फील्ड में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो बढ़ाना है। फ़िलहाल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को केवल आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस के अनुसार तैयार करना है। दोनों का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बताना है, दोनों की समानता पूछी जाए तो समानता बतानी है। ब्रेन और माइंड अगर आप याद रख लेंगे अपने दिमाग में तो साइको लिंग्विस्टिक और न्यूरो लिंग्विस्टिक आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। साइकोलॉजी प्लस लिंग्विस्टिक इज साइको लिंग्विस्टिक, और न्यूरॉन, ह्यूमन न्यूरॉन, टेंजिबल न्यूरॉन जो आपके ब्रेन के अंदर है, वो न्यूरॉन प्लस लिंग्विस्टिक इज न्यूरो लिंग्विस्टिक। तो न्यूरॉन कैसे प्रोसेस करता है, कहाँ स्टोर करता है, उसकी सारी रिसर्च इसमें होगी न्यूरो लिंग्विस्टिक में। बाकी माइंड आधारित, इमोशन आधारित, कॉग्निशन आधारित जो भी साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं उनसे आधारित सारी जो स्टडी है वो होगी साइको लिंग्विस्टिक के अंदर। तो इसको इसी तरीके से हमें देखना है, और इन दोनों को ऐसे ही छोटे क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है।